हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं वीडियो लेके आई हूं एस्टेट स्पेशल। जो एस्टेट के पीजीटी हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है उसका सबसे पहला ही हेडिंग है आपका हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जो कि आपकी एस्टेट एचपीएससी सब्जेक्टिव सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जहाँ पर भी हम हिंदी साहित्य की बात करें जो आपके एग्जाम में आता है, वहाँ पर हर जगह ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अभी अभी मैंने एस्टेट का सिलेबस देखा, पीजीटी और टीजीटी दोनों का सिलेबस देखा हिंदी का। तो जो मैंने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर भाषा के नाम से यानी कि देवनागरी लिपि के नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपका टीजीटी और पीजीटी में जो हिंदी भाषा का सिलेबस दिया गया है वो सभी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो। और एस्टेट की मुहिम मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट कर रखी है। और साथ ही साथ आपको जो आरोह और वितान के बारे में भी आपके सिलेबस में बताया गया है। तो जो पीजीटी एस्टेट का सिलेबस है जिसमें आरोह और वितान की बात हुई है, तो वितान के जो तीनों अध्याय हैं हमने डाल रखे हैं, पाठ का सार डाल रखा है। आपको एक एक क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है, आप पाठ को डिटेल से पढ़िए। वहाँ पर मैंने सारा समझा रखा है कि इसमें क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, किस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो वितान करवा रखे हैं। और आरोह भाग एक का जो पद्य खंड है जिसमें कविताएं हैं वो मैंने व्याख्या करवा के और प्रश्नों संभावित प्रश्नों के साथ वो सारा मैंने आपको करवा रखा है। तो आप अपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। वैसे तो मैंने सारा हिंदी का डाल रखा था, बस एक यही टॉपिक रहता था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी इसकी एक और वीडियो बनाकर डाल देती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी कि हमारी हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई और धीरे धीरे उसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो आज का हमारा यही टॉपिक है जो कि आपका एस्टेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए हर जगह पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारत, अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। यानी कि बात करें कि भारत में दो प्रकार की भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती हैं, एक तो आर्य परिवार की भाषाएं और दूसरे द्रविड़ परिवार की भाषाएं। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। यानी कि दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, दक्षिण भारत का मतलब आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो ये इधर है, ये सारी आपके द्रविड़ परिवार के अंदर आती हैं। और उत्तर भारत जिसमें हम रहते हैं, हरियाणा की साइड और पंजाब और ये इधर हैं, आपका उत्तर साइड में आ जाता है। तो उत्तर में आपकी आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और दक्षिण में आपके द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है। आर्य भाषाओं की बात करें तो इनमें सबसे प्राचीन संस्कृत है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी की उत्तराधिकारिणी हिंदी है। यानी कि हिंदी का प्रादुर्भाव भी कहीं ना कहीं कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर तीन कालखंडों में बांटा गया है। हम कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? भारतीय आर्य भाषाओं के को मोटे तौर पर तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, 15 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और मध्य भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। यानी कि ईसा पूर्व जो है वो आपके घटते क्रम में चले जाते हैं और 500 ईसा से जब 1 ईसा तक आ जाएंगे तो उसके बाद आपके ईस्वी का शुरुआत हो जाती है। तो वहाँ से आपके 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी है, ये ध्यान रखना है। या ये समय सीमा है आपकी मध्य भारतीय आर्य भाषा की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो है वो 1000 ईस्वी से अब तक का है। यानी कि 1000 ईस्वी से जो अब तक का काल चला हुआ है वो हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है।
तो ये टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सीधा सीधा आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। और अब हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार के बारे में क्या कहा है। वो तो हमने अभी पढ़ा था, आपने यहाँ पढ़ा था, ये सारी समय सीमा और ये 3 भागों में बांटा था। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी। यानी कि प्राचीन जो आर्य भाषा थी उसमें 2 संस्कृत भाषाएं थी। एक तो कौन सी, वैदिक संस्कृत, एक कौन सी थी, लौकिक संस्कृत। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचना है, यानी कि प्राचीन काल की ही रचना है। इनमें भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक ग्रंथ में, यानी कि ये जो मैंने बताए हमारे चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद जो है इनकी रचना हुई वैदिक संस्कृत भाषा में। और जो हमारे ये लौकिक संस्कृत में किसकी रचना हुई, रामायण और महाभारत लिखे गए। ठीक है, इस काल की भाषा योगात्मक थी। मतलब प्राचीन आर्य भाषा जो थी, यानी कि इसमें क्या थी, भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित था। अब आपका यहीं पर प्रश्न बन जाएगा कि प्राचीन काल की जो आर्य भाषा थी वो किस प्रकार की भाषा थी। तो इस काल की भाषा कैसी थी, योगात्मक भाषा थी। अब आपसे पूछे लौकिक संस्कृत में किसकी रचना हुई, रामायण और महाभारत की। तो वैदिक संस्कृत में किसकी रचना हुई, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की रचना हुई। किस प्रकार की भाषा थी वो, योगात्मक थी। धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की बहुलता थी। तो तत्सम शब्दों का तो भंडार होना ही था क्योंकि संस्कृत से इसका प्रादुर्भाव हुआ है और संस्कृत में ही लिखी गई हैं। लौकिक संस्कृत की बात हो रही है तो तत्सम शब्दों की बहुलता तो होनी थी। अब बात करते हैं मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हैं। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। प्राचीन आर्य भाषा परिवार में 2 भाषाएं विकसित थी, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। और मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हैं। कौन सी, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। तो मध्यकाल की 3 भाषाएं थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और इससे ऊपर अगर हम संस्कृत और जोड़ दें तो ये आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा जो कि एस्टेट में खूब पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के क्रम को दर्शाइए। तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद क्या आ जाएगी, हिंदी। ये इसका सीक्वेंस है। तो हिंदी का प्रादुर्भाव जो मेन भाषा है आपकी संस्कृत से ही निकली है। संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद किसका, हिंदी का। तो ये था आपका हिंदी का वो जो विकास का जो काल था, इस तरीके से हुआ। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। तो पाली भाषा, प्राकृत भाषा। पाली का जो समय था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का जो था, अब देखना यहाँ से ईस्वी चल जाएंगी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का जो समय सीमा थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। पाली को क्या कहा जाता है, मागधी भाषा, जो मगध क्षेत्र में बोली जाती थी। ये बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। तो बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक पाली में लिखे गए। जो बौद्धों के त्रिपिटक थे वो भी पाली में लिखे गए। त्रिपिटकों के नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जब आपने बौद्ध साहित्य कहीं पढ़ा होगा तो उसमें 3 पिटक का नाम आता है और तीनों ही पिटक जो है पाली में लिखे गए। तो बौद्धों की जो भाषा थी वो पाली थी। और प्राकृत का क्या स्वरूप था उस समय, प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। मतलब आम बोलचाल की भाषा तो थी लेकिन पंडित लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। यानी कि जो नाटकों के अंदर जो निम्न श्रेणी के जो पात्र होते थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
तो अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और सिद्ध साहित्य अगर आपको ये पढ़ने हैं तो हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर इन सभी की वीडियो बनाकर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने एस्टेट के लिए ही एक मुहिम शुरू की थी बिल्कुल निःशुल्क रूप से अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर। तो आदिकाल और भक्तिकाल वहाँ पर हम संपूर्ण करवा चुके हैं। अब लिटरेचर की बात करें एस्टेट के संदर्भ में, तो लिटरेचर बहुत ज़्यादा सिलेबस में मेंशन नहीं है। सिलेबस जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो मैंने सिलेबस की TGT PGT हिंदी सिलेबस की जो अभी एस्टेट का नया सिलेबस आया है 2023 के लिए, उसकी मैंने वीडियो बना दी है। आप एक एक हेडिंग को अच्छे से देखें, सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। और अब ये जैन साहित्य, नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद थे। प्राकृत के कौन कौन से भेद थे? सोरसेनी प्राकृत जो मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती थी, इसे मध्य देश की बोली भी कहा जाता था। क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे। तो अपभ्रंश के कितने क्षेत्रीय रूप प्रचलित थे? 7 प्रचलित थे। और प्राकृत के कितने प्रचलित थे? 5 प्रचलित थे, जिनमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। इनका विवरण निम्नवत है। अब इनका विवरण देख लेते हैं। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक बात आपसे पूछी जाती है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, तो मैं सारे आपके डाउट यहीं पर क्लियर कर दूंगी। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, कितने रूप थे अपभ्रंश के? 7 क्षेत्रीय रूप थे। मैं सातों आपको यहीं पर दिखा देती हूँ। पहला था सोरसेनी अपभ्रंश, दूसरा पैसाची अपभ्रंश, तीसरा ब्राह्मण अपभ्रंश, चौथा खस अपभ्रंश, पांचवा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी। याद कैसे करेंगे आप? मागधी और अर्धमागधी 2 हो गए, सोरसेनी और पैसाची 2 हो गए, 4 ब्राह्मण और खस को एक साथ लीजिए और फिर महाराष्ट्री। इस तरीके से आपको ये सारे क्षेत्रीय रूप याद हो जाएंगे। अब देखना सोरसेनी अपभ्रंश से किस किस का विकसित होने वाली आर्य भाषाएं, यानी कि विकसित होने वाली आर्य भाषाएं, जो हम ये आर्य भाषाएं पढ़ते हैं मूलतः 18 ये जो अलग अलग बोली, अलग अलग के अंदर अलग अलग हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी के अंदर अलग बोलियां हैं, राजस्थानी के अंदर अलग बोलियां हैं, लेकिन अभी तो हम भाषाओं की बात कर रहे हैं। पश्चिमी हिंदी का अगर विकास पूछें तो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश के सोरसेनी इस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। यानी कि पश्चिमी हिंदी कहाँ से निकली है? सोरसेनी अपभ्रंश से। फिर राजस्थानी हिंदी भी कहाँ से निकली है? यहीं से निकली है। और गुजराती भी कहाँ से निकली है? यहीं से निकली है। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आपको आगे जब आप पढ़ेंगे बोलियां, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर भी 5 बोलियां पढ़ेंगे। और जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, जिसमें एक बांगरू है, ब्रज है, आपकी हरियाणवी है, कोरवी है। तो आपसे पूछ ले कि कोरवी भाषा का क्षेत्रीय रूप किस भाषा से निकला है, तो कोरवी का आप किससे बताएंगे? आपको ऑप्शन में ये न देकर क्या दे दिया? सोरसेनी दे दिया, पैसाची दे दिया। तो आपको ये याद रखना है कि कोरवी किस भाषा की उपबोली है, तो किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। और पश्चिमी हिंदी कहाँ से निकली है? सोरसेनी से निकली है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं। ये मैंने आपको यही बता दिया, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी कि कभी इसमें पूछ रहे हैं, तो ये मैंने आपको यही बता दिया कि कैसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब देखना ऐसे ही मैं एग्जांपल बताती हूँ राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी का जो राजस्थानी जो आर्य भाषाएं हैं, ये कहाँ से विकसित हुई? ये भी सोरसेनी अपभ्रंश से हुई। अब राजस्थानी के अंदर बोलियां कौन सी आ जाती हैं? मेवाती, मारवाड़ी, ये मेवाती, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, ये आ जाती है। अब मारवाड़ी पूछ ले कि मारवाड़ी बोली जो है कौन से उससे निकली है, तो और आपको ऑप्शन में इनमें से कोई 4 दे दे तो भी आपको यही बताना है कि सोरसेनी से निकली है। ठीक है, ऐसे ही गुजराती का। तो पैसाची से किसकी हुई? विकसित होने वाली आर्य भाषाएं पैसाची अपभ्रंश से निकली आपकी पंजाबी और लैंदा। तो ये पैसे ही पता चल रहा है आपको। ब्राह्मण से सिंधी, खस से
पहाड़ी। आप ऐसे याद रखना, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ थी, तो ऐसे याद रखना खस पहाड़ी। महाराष्ट्री मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वी हिंदी में आती हैं आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आपसे पूछ ले कि अवधी भाषा का, अवधी बोली का जो प्रादुर्भाव है वो किससे हुआ, आपको दे दे अर्धमागधी, मागधी और महाराष्ट्री, तो किससे बताना है आपको, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब मागधी अपभ्रंश से कौन कौन से हैं, बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। ये याद रखनी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया, इसमें 4 हैं, ठीक है। अर्धमागधी के अंदर आपकी पूर्वी हिंदी ही आएगी। एक एक से 2 बार आप बार बार पढ़ेंगे, 2-3 बार, तो आपको याद हो जाएंगे, आसान है। हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से ही हुआ है। यानी हिंदी का भी और जो हमारी आर्य भाषाएं हैं उनका भी जो विकास है वो अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों से ही हुआ है। इस विवेचन के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास को निम्न रूप से समझा जा सकता है। एक बार यूजीसी नेट में ये जो प्रश्न है ऐसे के ऐसे पूछ रखा था, और हो सकता है वो आपके एस्टेट में भी पूछ ले, और ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैदिक संस्कृत, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप पजल्ड नहीं होंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। अब ये है हिंदी एवं अपभ्रंश का संबंध, ये इतना ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। देख लेते हैं मोटा मोटा, हो सकता है आपके कहीं काम आ जाए। हिंदी एवं अपभ्रंश का क्या संबंध है। हिंदी और अपभ्रंश का संबंध क्यों भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदी जो है अपभ्रंश से ही निकली है। तो एक बार यहाँ मोटे मोटे पॉइंट दे रखे हैं, देख लेते हैं। अपभ्रंश का प्रयोग यद्यपि 12वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा, किंतु 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। अतः हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से हुआ, ऐसा मानना तर्कसंगत है। अपभ्रंश में प्रयुक्त तद्भव शब्दों को हिंदी ने ग्रहण कर लिया, ठीक है। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित हैं, तो जब अपभ्रंश से हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है तो वो सारी चीज़ें इसमें आनी स्वाभाविक थी। और भाषा की प्रवृत्ति कठिनता से सरलता की ओर रहती है। ये प्रश्न आपसे इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि भाषा की प्रवृत्ति किधर से किधर रहती है, तो कठिनता से सरलता की ओर रहती है। संस्कृत में 3 वचन 3 लिंग थे, जबकि हिंदी में 2 वचन और 2 ही लिंग रह गए हैं। संस्कृत में जहाँ 24 रूप बनते थे वहाँ हिंदी में केवल 2 रूप रह गए थे, एक मूल रूप और एक विकारी रूप। और शोरसेनी संस्कृत उस काल की साहित्यिक भाषा थी, और गुजरात से लेकर बंगाल तक तथा सुरसेन प्रदेश से लेकर बरार तक इसका एक छत्र साम्राज्य था। और हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है। संस्कृत, पालिक, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी। ये देख लेना, हो सकता है पेपर में पूछ ले, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत आपको एक ही सीक्वेंस में याद रखनी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत। और ये सीक्वेंस भी है, मैंने ऊपर बताया था। तो आप रखना कि संस्कृत, संस्कृत से संयोगात्मक, तो ये कैसी हैं आपकी संयोगात्मक भाषाएं हैं, जबकि अपभ्रंश भाषा आपकी कैसी है, वियोगात्मक थी। संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से लगने लगे, ठीक। और यही प्रवृत्ति हिंदी ने भी ग्रहण कर ली, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये था आपका सारा अपभ्रंश का और हिंदी का संबंध। और आज की हमारी ये वीडियो थी अपभ्रंश का, जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ और किस किस ने क्या क्या इनका समय सीमा माना है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।